पठार विशेषताएं एवं वर्गीकरण। निम्नलिखित पठारों में से किसे अंतरपर्वतीय पठार माना जाता है? तिब्बत का पठार। अंतरपर्वतीय पठार चारों ओर से पर्वतों से घिरे होते हैं। भूपटल के सर्वोच्च, सर्वाधिक विस्तृत तथा अत्यधिक जटिल पठार इसी श्रेणी में आते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा अंतरपर्वतीय पठार तिब्बत का पठार इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जो उत्तर में कुनलुन शान व दक्षिण में हिमालय पर्वतों से घिरा हुआ है। विश्व के अन्य अंतरपर्वतीय पठार हैं बोलीविया का पठार, पेरू का पठार, एशिया माइनर का पठार, कोलंबिया का पठार तथा मैक्सिको का पठार। निम्नलिखित में से किसको विश्व की छत की संज्ञा दी जाती है? तिब्बत के पठार को। सहारा के रेगिस्तान के पूर्वी भाग में उत्तर पूर्व तथा पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर चलने वाली गर्म व शुष्क हवा को हरमट्टन कहते हैं। इस पवन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है, क्योंकि जब यह वायु सहारा से गिनी तट की ओर प्रवाहित होती है तो वहाँ के निवासियों को आर्द्र मौसम में राहत प्रदान करती है। उत्तर पूर्व से पूर्व की ओर चलने वाली, पश्चिम दिशा में चलने वाली हवा हरमट्टन है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी पठार का निर्माण किस प्रकार हुआ है? सील्ड द्वारा। शान का पठार म्यांमार में स्थित है। उष्ण या उपोष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं 15 से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य। निम्नलिखित में से मरुस्थल तथा देश महाद्वीप का कौन सा युग्म सही नहीं है? अटाकामा मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका, चिली, गोबी मरुस्थल केंद्रीय एशिया मंगोलिया, ग्रेट विक्टोरियन ऑस्ट्रेलिया, जबकि सोनोरन मरुस्थल यूएसए अर्थात उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अटाकामा का मरुस्थल स्थित है दक्षिणी अमेरिका। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल क्षेत्रफल 84 लाख वर्ग किलोमीटर, गोबी मरुस्थल 10,40,000, कालाहारी 5,20,000, जबकि थार का 2,60,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। मंगोलिया, गोबी मरुस्थल, भारत, थार मरुस्थल, अर्जेंटीना, पैटागोनिया मरुस्थल, चिली, अटाकामा मरुस्थल। उष्ण मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में अवस्थित हैं। सही। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वर्षा पूरब से पश्चिम की ओर घटती जाती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में व्यापारिक पवनें चलती हैं। कथन और कारण दोनों सही है, सही व्याख्या है। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है बोत्सवाना में। निम्न में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? गोबी मरुस्थल ये शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। इसका शीतोष्ण मरुस्थल का विस्तार 35 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय मरुस्थल 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच पाए जाते हैं। संवहनीय वर्षा अधिकांशतः प्रतिदिन भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होती है। भारतीय प्लेटों का अस्तित्व किसका कारण है? उन्मंचन का। सैन एंड्रियंस भ्रंश रूपांतर भ्रंश का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन लावा पठार नहीं है? ड्रैकेंसबर्ग। यह दक्षिण पूर्वी अफ्रीका का एक उच्च ज्वालामुखी पर्वत है। आर्मेनिया, कोलंबिया, पराना लावा पठार हैं। टर्की में अनातोलिया का अंतरपर्वतीय पठार स्थित है, पोंटिक तथा टॉरस पर्वतों के मध्य। निम्नलिखित में से कौन सा पठार लावा द्वारा निर्मित नहीं है? पेंटागोनिया का पठार एक गिरपदीय पठार है, जबकि ब्राज़ीलियन, दक्कन और कोलंबियन लावा द्वारा निर्मित पठार हैं। मैदान उत्पत्ति एवं वर्गीकरण। पेडिमेंट संरचना के पार्श्विक समतलन सिद्धांत का प्रतिपादन जीके गिलबर्ट द्वारा किया गया था। पेडिमेंट संरचना के पार्श्विक समतलन सिद्धांत का प्रतिपादन जीके गिलबर्ट द्वारा किया गया। इन्होंने स्थल रूपों के निर्माण से संबंधित कई नियमों का प्रतिपादन किया।
गिलबर्ट ने पहली बार गतिक संतुलन की संकल्पना का प्रतिपादन किया तथा स्थल रूपों के अध्ययन में मात्रात्मक विधि का प्रयोग किया। विलियम मॉरिस डेविस ने सर्वप्रथम स्थल रूपों के निर्माण तथा विकास से संबंधित सामान्य सिद्धांत या भौगोलिक चक्र का प्रतिपादन किया। वॉन रिस्टोफेन की प्रमुख रचना चीन का भूगोल में चीन की यात्राओं पर आधारित अध्ययनों का वर्णन है, जिसका प्रकाशन 5 खंडों में 1877 से 1912 में हुआ था। भावर उदाहरण है गिरिपद मैदान का। नदी के निक्षेपों द्वारा निर्मित मैदान को मुख्य रूप से जलोढ़ मैदान कहा जाता है, जहाँ पर नदी पहाड़ी भागों में उतर कर नीचे भाग में प्रवेश करती है। वहाँ पर ढाल में अचानक कमी आ जाने के कारण नदी के साथ लाए गए बड़े बड़े गुड़ों द्वारा मलबा आगे नहीं जा पाता, जिससे जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। जब कई जलोढ़ पंख मिलकर एक विस्तृत पंख के रूप में होते हैं तो एक मैदान का निर्माण होता है, जिसे गिरिपद मैदान कहते हैं। इन्हीं गिरिपद मैदानों को भारत में भावर कहा जाता है। पैन प्लेन एक संगम मैदान है, जिसका निर्माण बाढ़ के मैदानों के क्षैतिज अपरदन के कारण होता है। पेनी प्लेन का निर्माण अंतरसरिता क्षेत्र में निम्नीकरण के फलस्वरूप होता है और पेडी प्लेन का निर्माण कई पेडिमेंटों तथा आकस्मिक मरुस्थलीय गुंबदों के सम्मिलन से होता है, जबकि एच प्लेन का निर्माण हिमानी अपरदन द्वारा नहीं बल्कि समाना अपरदन चक्र द्वारा निर्मित होता है। इसकी संकल्पना पफ तथा टॉमस ने 1966 में दिया था। मैदान प्रायः समुद्र तल से 150 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं। ये निम्न में से कौन सा मैदान इस मानक का अपवाद है? संयुक्त राज्य अमेरिका का ग्रेट प्लेन, जबकि भारत का विशाल मैदान, उत्तरी चीन का मैदान, सिंधु का मैदान इसके एक उदाहरण हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का बृहद मैदान अर्थात ग्रेट प्लेन अपरदन तथा निक्षेप जन्य दोनों हैं। यह यूएसए के महान मध्यवर्ती मैदान अर्थात ग्रेट सेंट्रल प्लेन के उत्तर यूएसए तथा कनाडा में स्थित है। पैन प्लेन शब्द का अर्थ है बाढ़ग्रस्त मैदानों को जोड़ने से निर्मित मैदान। पैन प्लेन शब्द का प्रयोग C.H. क्रिकमे ने किया था। C.H. क्रिकमे ने विलियम मॉरिस डेविस की पेनी प्लेनेशन संकल्पना की कटु आलोचना की तथा उसका खंडन करते हुए अपरदन चक्र की अंतिम अवस्था में स्थल रूपों के निर्माण के लिए अपनी पैन प्लेनेशन की संकल्पना को 1933 में प्रतिपादित किया। क्रिकमे के अनुसार पैन प्लेनेशन चक्र की अंतिम अवस्था की शुरुआत तब होती है जबकि लंबवत अपरदन एवं घाटी के गहरे होने का कार्य समाप्त हो जाता है एवं पार्श्ववर्ती अपरदन अधिक सक्रिय हो जाता है। अपक्षय और अपरदन निम्नलिखित में से कौन सा अनाच्छादन प्रक्रम का उदाहरण नहीं है? निक्षेपण अनाच्छादन प्रक्रम का उदाहरण नहीं है। अनाच्छादन में अपक्षय तथा अपरदन दोनों क्रियाओं का समावेश किया जाता है। इस प्रकार अपक्षय में केवल स्थैतिक क्रिया तथा अपरदन में गतिशील क्रिया होती है। अनाच्छादन स्थैतिक एवं गतिशील दोनों क्रिया का योग है। पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक कारणों द्वारा चट्टानों के अपरदन के अपने ही स्थान पर यांत्रिक विधि द्वारा टूटने अथवा रासायनिक वियोजन की क्रिया अपक्षय कहलाती है। अनाच्छादन प्रक्रम के उदाहरण हैं अपक्षय, अपरदन और बृहद संचलन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया चट्टानों के पुनर्वृत्तिक गीलेपन और सूखने के कारण होती है? स्लैकिंग। चट्टानों के गीलेपन और सूखने की पुनर्वृत्तिक प्रक्रिया को स्लैकिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया के बार बार घटित होने से चट्टानें ढीली और कमज़ोर पड़ जाती हैं एवं अपरदन प्रारंभ हो जाता है। शैलों के ऊपर स्थित भार के अपरदन द्वारा हट जाने से दाब मुक्ति के कारण चट्टानों में धरातलीय सतह के लंबवत चटकन उत्पन्न होने की प्रक्रिया को चादरी विभाजन या सीटिंग कहते हैं। दाब मुक्ति के कारण चट्टानों का प्लेट खंडों में विभाजन हो जाने की प्रक्रिया को स्पालिंग कहते हैं।
किसी भी क्षेत्र में चट्टानों के ऊपरी भाग तथा उसके नीचे वाले भाग जब विभिन्न दर से गर्म होते हैं तो इसे फ्लेकिंग कहते हैं। निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? अपरदन। अपरदन एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। अपरदन द्वारा उच्चावच का निम्नीकरण होता है, अर्थात भूदृश्य विघर्षित होते हैं। अपरदन के अंतर्गत सैलों के मलबे की आवृत्ति एवं उनके परिवहन को सम्मिलित किया जाता है। पिंडाकार सैलें जब अपक्षय एवं अन्य क्रियाओं के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है तो अपरदन के भूआकृतिक कारक जैसे प्रवाहित जल, भौम जल, हिमानी वायु एवं धाराएं उनको एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान तक ले जाती हैं, जो इन कारकों के गत्यात्मक स्वरूप पर निर्भर करते हैं। अपसल्कन मुख्यतः भौतिक अपक्षय का एक प्रकार है। अपसल्कन मुख्यतः भौतिक अपक्षय का एक प्रकार है। वेगवान वायु के संपर्क में आ जाने से ढीली परतें चट्टानों से अलग होती हैं। इस प्रकार चट्टान क्रमशः धीरे धीरे नग्न होती जाती है। यह क्रिया उसी प्रकार घटित होती है जैसे फल से छिलका उतारा जाता है। यह क्रिया इतनी मंद गति से होती है कि इसका अवलोकन नहीं हो पाता। परतों के इस प्रकार उधड़ने का कार्य ऊपर उठी चट्टानों, छोटी छोटी पहाड़ियों तथा चोटियों पर अधिक होती है। रांची शहर के पास कांके गुंबद अब्दलन अपक्षय का सुंदर उदाहरण है। इसे ओनियन अपक्षय भी कहा जाता है। भौतिक या आंतरिक अपक्षय: ताप के कारण बड़े बड़े टुकड़ों में विखंडन, ताप के कारण छोटे छोटे कणों में विखंडन, तुषार के कारण बड़े बड़े टुकड़ों में विखंडन, ताप और वायु के कारण एक्सफोलिएशन अर्थात अब्दलन, दाब मुक्ति के कारण चट्टान का टूटना। निम्नतम अपरदन की अवधारणा प्रस्तुत की थी पावेल द्वारा। पावेल ने 1875 में आधार तल पर अपनी संकल्पना का प्रतिपादन किया। पावेल के अनुसार सागर तल मुख्यतः आधार तल को प्रदर्शित करता है, जिसके नीचे शुष्क स्थलमंडल का अपरदन नहीं हो सकता, परंतु अस्थायी तथा अस्थायी दोनों उद्देश्यों के लिए अपरदन के और भी आधार तल हो सकते हैं, जो कि प्रमुख नदी तल के बराबर होते हैं। आधार तल वास्तव में एक काल्पनिक सतह है जो कि प्रमुख सरिता के निचले भाग की ओर धीरे धीरे झुकती जाती है। आधार तल 3 तरह के होते हैं: अस्थायी आधार तल, सागर तल द्वारा निर्धारित अस्थायी आधार तल और स्थानीय आधार तल। प्रत्येक नदी के लंबवत अपरदन की एक अंतिम सीमा होती है, जिसके बाद पुनः अपरदन संभव नहीं हो सकता। इस सीमा को नदी का आधार तल या निम्नतम स्तर कहते हैं। अपरदन की प्रक्रिया में विलयन के द्वारा पदार्थ का अवनयन कहलाता है। संक्षारण: संक्षारण की प्रक्रिया में नदी के बहते हुए जल के संपर्क में आने वाली चट्टानों के घुलनशील पदार्थ घुलकर सैल से अलग हो जाते हैं तथा जल के साथ मिल जाते हैं। सन्निघर्षण की प्रक्रिया में नदी के साथ कंकड़, पत्थर आदि नदी के भार के रूप में चलते हैं। इनका कार्य 2 रूपों में होता है। प्रथम रूप में ये नदी की घाटी के किनारे तथा तली का घर्षण करते हैं। दूसरे रूप में ये टुकड़े आपस में भी टक्कर खाते रहते हैं, जिससे उनमें टूट फूट होती रहती है। इस तरह टुकड़ों के आपस में रगड़ तथा घर्षण टूटने की क्रिया को सन्निघर्षण कहते हैं। बृहद हिमालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार का अपक्षयण आमतौर पर प्रबल है? शैल खंड विघटन। बृहद हिमालय का आंतरिक भाग आर्कियन शैलों तथा सिरे एवं पार्श्व भाग अवसादी शैलों से निर्मित है। बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। बृहद हिमालय पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा पर्वत तक 2500 किलोमीटर की लंबाई में एक चाप की भांति फैला हुआ है। भू आकृति और अपरदन के कारक: प्राकृतिक कटबंध, बहता जल, टेरा रोसा, सर्क, हिमानी, इंसेलबर्ग, पवन, टेरा रोसा, भूमिगत जल। नदी अपरदन से विकसित भू आकृति का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तंग घाटी, तलहटी मैदान, बाढ़ग्रस्त मैदान और डेल्टा। अपरदन द्वारा चट्टान के टुकड़ों का छोटा होना निम्नलिखित में से किसके प्रक्रमों में से किनके द्वारा होता है?
सन्निघर्षण। गुरुत्वाकर्षण के कारण पदार्थ की अनुढाल गति को पदार्थ संचलन कहा जाता है। जब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से किसी ढाल के सहारे पदार्थों को सामूहिक रूप से स्थानांतरण होता है तो इसे सामूहिक स्थानांतरण या द्रव्यमान संचलन कहा जाता है। वायुमंडल से अनावृत शैल में उपस्थित खनिज परिवर्तन के अधीन नहीं होता। गलत। ऑक्सीकरण रासायनिक अपचय की प्रक्रियाओं में से एक है। सही। शिला पदार्थ अर्थात रॉक मटेरियल का टूटना, मिटना और हटना आमतौर पर अनाच्छादन के रूप में संदर्भित किया जाता है। चट्टानों के अप्रिय स्थान पर भौतिक, रासायनिक एवं जैविक क्रियाओं द्वारा टूटने फूटने की प्रक्रिया को अपक्षय या ऋतुक्षरण कहते हैं। अपक्षय की दर निम्न में से कहाँ अधिक है? थार मरुस्थल। अपक्षय के प्रकार: भौतिक या आंतरिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है? अपपरणन नहीं है, जबकि कार्बोनेशन, ऑक्सीकरण और विलयन है। अपदलन या अपपरणन यांत्रिक अपक्षय है। ऑक्सीकरण, कार्बोनेशन, डिसिलिकेशन, जलयोजन की प्रक्रिया ये रासायनिक अपक्षय हैं। अपने ही स्थान पर शैलों की विघटन और अपघटन की प्रक्रिया अपक्षय कहलाती है। अपरदन क्रिया के अंतर्गत गतिशील अभिकरणों द्वारा शिलाखंडों का स्थानांतरण होता है। अपरदन के अंतर्गत 3 क्रियाएं सन्निहित हैं: परिवहन अर्थात ट्रांसपोर्टेशन, अपघर्षण अर्थात कोरेशन और डिपोजिशन अर्थात निक्षेप। किन क्षेत्रों में ऊष्मीय दबाव अपक्षय होता है? मरुस्थल। कणिका में विघटन ये यांत्रिक अपक्षय का एक उदाहरण है। यांत्रिक या भौतिक अपक्षय का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन बृहद संचलन की अनाच्छादन क्रिया से संबंधित नहीं है? अपस्तरण नहीं है। आधारी अधा खनन, भूस्खलन, पंख प्रवाह ये बृहद संचलन के भाग हैं। निम्नलिखित में से कौन भूमिगत जल का अपरदनात्मक कार्य नहीं है? संघनन। घोलीकरण, जलगर्तिका और अपघर्षण भूमिगत जल के अपरदनात्मक कार्य हैं। अपरदन की प्रक्रिया में घोल द्वारा पदार्थों का अवनयन क्या कहलाता है? संक्षारण। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य अपरदन चक्र की तरुणावस्था का विशेषता नहीं है? घाटी का चौड़ा करना। शीर्ष अपरदन, घाटी का गहरा होना, जलगर्तिका ये तरुणावस्था की विशेषताएं हैं। पिंडित लावा के अपक्षरण से कौन सी मृदा बनती है? काली मृदा। शैलों के स्वस्थान पर अपघटन एवं विखंडन की प्रक्रिया ऋतु अपक्षय या अपक्षय कहलाती है। पृथ्वी की सतह पर सबसे महत्वपूर्ण अपरदन का कारक है प्रवाहित जल। भूस्खलन का प्रमुख कारण कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण। उत्पाटन अर्थात प्लकिंग की क्रिया में शैलें कमजोर पड़ती हैं तथा बड़े बड़े शैल खंडों में टूटती हैं तथा गतिशील हिम के प्रवाह से शैलें दबाव के कारण जड़ सहित टूटती हैं और वहां गर्त बन जाता है। शीत ऋतु में निम्नलिखित में से ऋतु अपक्षय का कौन सा प्रकार प्रायः क्रियाशील नहीं होता? जैविक अपक्षय। भौतिक और रासायनिक अपक्षय वहां क्रियाशील होते हैं। सिलिकेट और कार्बोनेट खनिजों को प्रभावित करने वाली रसायनों से होने वाली अपक्षय प्रक्रिया क्या कहलाती है? जलीय विश्लेषण। दरारों में उगी हुई पौधों की जड़ें जो चारों ओर से शैल पर दबाव डालती हैं, अंत में जड़ें बढ़कर शैलों को तोड़ देती हैं। यह किसका उदाहरण है?
भौतिकीय अपक्षय। अपक्षय ताप, जल, वायु तथा प्राणियों का कार्य है जिसके द्वारा यांत्रिक और रासायनिक परिवर्तनों से चट्टानों में अपने स्थानों पर टूट फूट होती है। अपक्षय को नियंत्रित करने वाले कारक हैं चट्टान का संगठन एवं संरचना, स्थल के ढाल का स्वरूप, जलवायु में विभिन्नता, वनस्पति का प्रभाव। अपघर्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कण अवखंडित हो जाते हैं। यह भौतिकीय अपक्षय में प्राथमिक प्रक्रिया है। भौतिक अपक्षय में मिट्टी और सैलों का वायुमंडलीय अवस्थाओं जैसे जल, दाब, बर्फ और ताप के प्रत्यक्ष संपर्क में आने के कारण अवखंडन होना शामिल है। इसे यह भी कहा जाता है यांत्रिक अपक्षय। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक अपक्षय नहीं है? हिमीकरण रासायनिक अपक्षय नहीं है। ऑक्सीकरण, जलीकरण और कार्बनीकरण इसके उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अपक्षय से संबंधित नहीं है? अपदलन। अपदलन नामक अपक्षय का कारण है तापीय उतार चढ़ाव। शुष्क प्रदेशों में अधिक तापांतर के कारण चट्टानों की ऊपरी सतह अंदर की अपेक्षा ठंडी सतह से प्याज के छिलके की भांति अलग हो जाती है। इसे एक्सफोलिएशन अर्थात अपदलन कहते हैं। वलित स्तरों पर जिनके ऊपर कठोर शैल आवरण हो के अपरदन के कारण इनमें से कौन स्थल रूप विकसित होता है? मेसा। निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? अपदलन प्याज अपक्षय, ऑक्सीकरण रासायनिक अपक्षय, हाइड्रोलिसिस यांत्रिक नहीं, ये भी रासायनिक अपक्षय है, और कार्बोनेशन रासायनिक अपक्षय। हाइड्रोलिसिस इस प्रकार का रासायनिक अपक्षय है जब जल कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में घुलनशील पदार्थों को घुला देती है तो इसे जल गति क्रिया अर्थात हाइड्रोलिसिस कहते हैं। अपक्षय की वह प्रक्रिया जो खनिजों में जल की वृद्धि से होती है जलयोजन कहलाता है। जलयोजन की प्रक्रिया में चट्टानों में उपस्थित खनिज जल को सोख लेती हैं जिसके कारण उनमें रासायनिक परिवर्तन होने लगता है, नए खनिजों का निर्माण होता है। इन नए खनिजों में जल का कुछ अंश रह जाता है। ये नए खनिज पुराने खनिजों की अपेक्षा मुलायम होते हैं। उदाहरण के लिए जलयोजन के फलस्वरूप ग्रेनाइट चट्टानों का फेल्सपार खनिज क्रायोलिन मिट्टी में परिवर्तित हो जाना। किस शैल पर अपदलन अपक्षय विकसित होता है? ग्रेनाइट। निम्नलिखित में से कौन एक यांत्रिक अपक्षय की प्रक्रिया है? चेलेशन। यांत्रिक अपक्षय में सूर्यताप, तुषार, वायु द्वारा चट्टानों में विघटन होने की प्रक्रिया को यांत्रिक अपक्षय कहते हैं। यांत्रिक अपक्षय में यद्यपि ताप का परिवर्तन सर्वाधिक प्रभावशाली कारक है तथापि इसके अंतर्गत दाब मुक्त जल का जमना, पिघलना तथा गुरुत्व का भी सहयोग रहता है। प्लेकिंग क्रिया के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र में चट्टान के ऊपरी भाग तथा नीचे वाले भाग विभिन्न दर से गर्म होते हैं। निम्नलिखित में यांत्रिक अपक्षय की तुलना में रासायनिक अपक्षय ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। शीतोष्ण क्षेत्र में। गोलाभ अपक्षय रासायनिक अपक्षय का परिणाम है। गोलाभ अपक्षय तब होता है जब जल शैलों के जोड़ों में प्रवेश करता है और शैल संयोजी पदार्थ को घोलता है। दोनों सही है और सही व्याख्या है। निम्नलिखित अनाच्छादन प्रक्रमों को क्रमानुसार लगाइए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सबसे पहले अपक्षय, अपरदन, परिवहन, फिर निक्षेपण। रासायनिक अपक्षय की दृष्टि से निम्न में से किन चट्टानों का वियोजन अधिक होता है? बेसिक आग्नेय।
जब आग्नेय चट्टान में सिलिका का प्रतिशत 45 से 60% तक रहता है तो इसे बेसिक शेल कहते हैं। लोहे की अधिकता से इन चट्टानों का रंग गहरा होता है। यह चट्टान वजन में भारी होती है। रासायनिक अपचय की दृष्टि से बेसिक आग्नेय चट्टानों का वियोजन एसिड आग्नेय चट्टानों की अपेक्षा अधिक होता है। भंजन अर्थात शैटरिंग की प्रक्रिया में चट्टानों का विघटन होने लगता है तथा चट्टानें टूटकर बिखरने लगती हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में, बड़े बड़े टुकड़ों में, उपरोक्त दोनों में या किसी में नहीं। छोटे छोटे टुकड़ों में। ऑक्सीडेशन की क्रिया में निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टानें अवघटित होती हैं? लौह युक्त। रासायनिक अपचय की कौन सी प्रक्रिया लोहे पर जंग लगने का कारण है? ऑक्सीकरण। अपचय की रासायनिक अपचय की ऑक्सीकरण प्रक्रिया में लोहे पर जंग लगने का उदाहरण है। वायु की ऑक्सीजन का संयोग जब जल से होता है तो जल में मिली ऑक्सीजन की क्रिया चट्टानों के खनिजों पर होती है। इस कारण खनिजों में ऑक्साइड बन जाते हैं जिससे चट्टानों में वियोजन होने लगता है। ऑक्सीजन की इस क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। अपचय की प्रक्रिया क्या बताते हैं? शैल सामग्री का खंडित होना। निम्नलिखित स्थलाकृतियों में किनके द्वारा बहुचक्रिक अपरदन के संकेत मिलते हैं? नदी वेदिका। बहुचक्रिक अपरदन के संकेत नदी वेदिका में मिलते हैं। बहुचक्रिक स्थलाकृतियों के उदाहरण हैं निक पॉइंट, युगल वेदिका, स्थलाकृतिक विसंगति, अधाकर्तित विसर्प और उत्थित संप्राय मैदान। डेविस की अपरदन चक्र की संकल्पना एवं नवोन्मेष। चल जलीय प्रवणता के सिद्धांत के प्रतिपादक थे आर.ई. हॉर्टन। हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी का प्रतिपादन आर.ई. हॉर्टन द्वारा किया गया था, जबकि कुछ अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत वाल्टर पेंक, गतिक संतुलन संकल्पना गिलबर्ट, प्रवाल से संबंधित निमज्जन अवतलन सिद्धांत डार्विन, कंदरा निर्माण से संबंधित है दो चक्रीय सिद्धांत डेविस, भौम जलस्तर सिद्धांत स्विनर्टन, स्थैतिक जलमंडल सिद्धांत गार्डनर। निम्नलिखित में से कौन सा डेविस की भौगोलिक चक्र मॉडल से संबंधित नहीं है? उत्थान की दर। उत्थान की धीमी दर, जबकि स्थलाकृतिक संरचना प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल है। ये है पेनीप्लेन मोनोडॉक संबंधित है। डेविस के भौगोलिक चक्र के अनुसार स्थलखंड का उत्थान तीव्र गति से लघु अवधि में पूर्ण हो जाता है। डेविस के अनुसार स्थलरूपों के निर्माण एवं विकास पर संरचना, प्रक्रम तथा समय का प्रभाव पड़ता है। अपरदन चक्र की अंतिम अवस्था में निर्मित समतल मैदान को पेनी प्लेन कहा तथा समतल मैदान में कम ऊंचाई की बिखरी हुई अवशिष्ट पहाड़ियाँ मोनोडॉक कहलाती हैं। भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत एक उत्थित भूखंड अपरदन के प्रक्रम द्वारा एक आकृति विहीन समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है। यह डेविस का कथन है। पेडिमेंट शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग जी.के. गिलबर्ट ने 1880 में संयुक्त राज्य अमेरिका के उटाह जिले के हेनरी पर्वत के अध्ययन के दौरान किया था। पैन प्लेन, क्रीकमे, पेडी प्लेन, किंग, संप्राय मैदान डेविस तथा एंड्रम्फ पेंक। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्थलाकृत संरचना प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल है? W.M. डेविस। नदी समतल की 1933 अवधारणा किसने प्रतिपादित की? क्रीकमे ने। अंतः समुद्री कैनियन के उद्गम पर अविलता धारा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था डेली ने। ऑन्टोग्राफी का दर्शन ऑर्गेनिक हाफ ऑफ जियोग्राफी की व्याख्या करता है। यह विचारधारा किसने शुरू की? W.M. डेविस ने। अपरदन की सामान्य चक्र की अवधारणा W.M. डेविस ने प्रतिपादित की।
निम्न में से कौन सा एक बहुचक्रीय भूदृश्य का उदाहरण नहीं है? सुंदरबन। जबकि अपलेशियन उच्च भूमि, छोटा नागपुर पठार, मैकाल श्रेणी बहुचक्रीय भूदृश्य के उदाहरण हैं। जलीय पर्दन चक्र में व्यवधान तथा नवोन्मेष के कारण किसी प्रदेश में हाई पर्दन चक्रों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप उस प्रदेश की स्थलाकृति में कई नवीन स्थल रूपों के निर्माण द्वारा जटिलता आ जाती है। इस तरह के स्थलाकृति को बहुचक्रीय भूदृश्य कहा जाता है। इनमें प्रमुख हैं स्थलाकृतिक विसंगति, घाटी के अंदर घाटी या बहुमंजिली घाटी, युगल वेदिका, उत्थी संप्राय मैदान, अधाकर्तित विसर्प और निक पॉइंट। संकल्पना तथा प्रतिपादक पेनीप्लेन डेविस महोदय। आधार तल पॉवेल, महाद्वीपीय विस्थापन वेगनर, प्लेट विवर्तनिकी हेस। निम्नलिखित में से किसने उच्चावच के प्रदर्शन हेतु ब्लॉक डायग्राम की तकनीक का प्रतिपादन किया था? WM डेविस। निम्नांकित स्थल रूपों में से कौन उत्पत्ति में बहुचक्रीय है? अधाकर्तित विसर्प। सरिता जीवन पूर्ण चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया था WM डेविस ने। बेस लेवल की संकल्पना JW पॉवेल ने दिया था। (1875) में अपवर्तन के निम्नतम स्तर की संकल्पना को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था पॉवेल ने। निम्नांकित में से कौन सी स्थलाकृति और नवोन्मेष का परिणाम नहीं है? संरचनात्मक सोपान नहीं है, जबकि नदी वेदिका, निक पॉइंट, गंभीरीभूत विसर्प। आधार तल में ऋणात्मक परिवर्तन होने से निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण होता है? नदी वेदिका। आधार तल JW पॉवेल, समानांतर निवर्तन पेंक, अपवर्तन चक्र WM डेविस, धार दक्षता तथा क्षमता GK गिलबर्ट। तल स्तरीय नकारात्मक गतियों का परिणाम है पुनर्यौवन। निम्नलिखित में से कौन नदी घाटी के पुनर्यौवन का प्रतीक नहीं है? संरचनात्मक सोपान। अधाकर्तित विसर्प किसके परिणाम हैं? पुनर्यौवन के। पुनर्यौवन निम्नलिखित में से किसका परिचायक है? किसी स्थलखंड का उत्थापन। नदी के मोड़ों के अवतल किनारे के अपवर्तन से निम्न में से किस स्थल रूप का निर्माण होता है? अधाकर्तित विसर्प का। अधाकर्तित विसर्प निश्चय ही नदी के नवोन्मेष के परिचायक है। इसका निर्माण नदी के निम्न कटाव द्वारा निर्मित सामान्य विसर्प में नदी नवोन्मेष के कारण होता है। अधाकर्तित विसर्पों का निर्माण होता है नवोन्मेष द्वारा। निम्नलिखित में से कौन भू आकृति पुनर्यौवन का प्रतिफल है? अधाकर्तित विसर्प। निम्नलिखित में से कौन एक भू आकृति में पुनर्यौवन का स्थलाकृतिक प्रभाव नहीं है? संरचनात्मक बेंच। बहुचक्रीय स्थलाकृति हैं अधाकर्तित विसर्प, बहुचक्रीय घाटी, निक पॉइंट, उत्थी संप्राय मैदान, युग्मित नदी वेदिकाएं अर्थात नदी वेदिका। भू आकृति विज्ञान में प्राइमरम्प तथा इंटरम्प शब्दावली का प्रयोग पेंक महोदय ने किया था। चूना पत्थर की गुफाओं की उत्पत्ति से संबंधित द्विचक्रीय सिद्धांत WM डेविस ने दिया था। एक पुनर्यौवन स्थलाकृति की लक्षण है नदी वेदिकाएं, अधाकर्तित विसर्प और निक पॉइंट अर्थात ABD। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुचक्रीय स्थलाकृति का उदाहरण नहीं है? गोखुर झील नहीं है, जबकि अधाकर्तित विसर्प, निक पॉइंट, युगल वेदिकाएं हैं। पैनप्लेन की संकल्पना क्रिकमे ने दिया था। WM डेविस के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संरचना, प्रक्रम और अवस्था।
विद्वानों के निम्नलिखित समूहों में किसने पेडिमेंट के निर्माण में धाराओं द्वारा पार्श्विक अपरदन की भूमिका पर जोर दिया? पेगा, ब्लैकवेल्डर तथा जॉनसन। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? जल विभाजकों का नियम एम मोरिसावा नहीं है। मोरिसावा ने टेक्नोजियोमेट्री मॉडल दिया था, जबकि पेडिप्लेनेशन चक्र एल.सी. किंग, पिडमॉन्ट, ट्रैप एंड पैंक और नदी जीवन का पूर्ण चक्र डब्ल्यू.एम. डेविस। पदास्थली अर्थात पेडिप्लेन की अवधारणा निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? एल.सी. किंग ने। डेविस ने 1899 में भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। एक उत्थित भूखंड का स्थल रूप निर्माण प्रक्रम द्वारा रूपांतरण होता है, जिसका अवसान भू आकृति विहीन मैदान में हो जाता है। ये डब्ल्यू.एम. डेविस का स्टेटमेंट है। नदी की अंतिम अवस्था में क्षैतिज अपरदन तथा निक्षेप द्वारा सतह की सभी असमानताएं समाप्त हो जाती हैं। इससे निर्माण होता है समप्राय मैदान का। अपरदन के द्विबेसिन चक्र का अंतिम चरण कौन सा है? पेनिप्लेन। निम्नांकित स्थल रूपों में से कौन सा उत्पत्ति में बहुचक्रीय है? अधःकर्तित विसर्प। निम्नांकित स्थल रूपों में से कौन सा बहुचक्रीय उद्भव का रूप का नहीं है? सर्क नहीं है। सी.एस. क्रिक में पैनप्लेन, एल.सी. किंग पेनिप्लेन, पेनिप्लेन डेविस का है, जबकि क्रिक में पैनप्लेन की पेडिप्लेन किंग, थॉमस एच. प्लेन और डेविस पेनिप्लेन। नदी जीवन के पूर्ण चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया था डब्ल्यू.एम. डेविस ने। अपरदन चक्र के निम्न में से किस चरण में मोनोडनाक दिखाई पड़ता है? वृद्धा अवस्था में। मोनोडनाक पेनिप्लेन में अपरदित अवशेष के रूप में दिखाई पड़ते हैं। समप्राय मैदान का निर्माण नदियों द्वारा अपनी वृद्धावस्था में करती हैं। मोनोडनाक शब्द का प्रयोग डेविस ने किया था। उत्तर प्रदेश का गोवर्धन पर्वत एक मोनोडनाक का उदाहरण है। आंध्र प्रदेश में बालकोंडा पहाड़ी भी इसके उदाहरण है। निम्न में से किसकी अपरदन चक्र संकल्पना में उत्थान एवं अपरदन की प्रक्रियाएं समानांतर क्रियाशील रहती हैं? पेंक के। अपरदन चक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अपरदन का भौगोलिक चक्र डेविस महोदय, पेडिप्लेनेशन चक्र एल.सी. किंग, सवाना का अपरदन चक्र या एपिसोडिक अपरदन चक्र सुम। सवाना का अपरदन चक्र पुग तथा थॉमसन ने दिया था। मोरिसावा ने टेक्नोजियोमेट्री मॉडल दिया था। लासन ने पैन दिया था। अपरदन चक्र की संकल्पना पर सर्वप्रथम प्रकाश डालने वाला था डेविस। साइक्लिक नेचर ऑफ द अर्थ हिस्ट्री में इन्होंने इसका प्रतिपादन किया। ये जेम्स हटन का है, जबकि डेविस महोदय ने अपने चक्र का प्रतिपादन 1899 में पुस्तक जियोग्राफिकल एसेज। डेविस पेनिप्लेन, पेंक, इंट्रम्फ, किंग, पेडिप्लेन, गिलबर्ट, ग्रेड। भू आकृति चक्र की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? डब्ल्यू.एम. डेविस। डेविस के साथ असहमत होते हुए क्रिकमे ने किस शब्द के साथ पेनिप्लेन को उखाड़ दिया? पैनप्लेन। निम्नलिखित में से कौन स्थलाकृति में पुनर्युवन का स्थलाकृतिक प्रमाण नहीं है? संरचनात्मक बेंच।
डेविस ने अपर्दन चक्र की कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया? 3। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के पर्यवेक्षण में डेविस को उसकी अपर्दन चक्र की संकल्पना को विकसित करने के लिए अभिप्रेरित किया? मोंटाना ने। मोंटाना क्षेत्र के पर्यवेक्षक ने डेविस को उसकी अपर्दन चक्र की संकल्पना को विकसित करने के लिए प्रेरित किया। डेविस ने अपनी संकल्पना के अंतर्गत बताया कि भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत एक उत्थित भूखंड अपर्दन के प्रक्रम द्वारा प्रभावित होकर एक आकृतिविहीन संप्राय मैदान में बदल जाता है। इसी आधार पर डेविस ने प्रतिपादित किया कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल होता है। दिए हुए चित्र जिसमें डब्ल्यू पेंक के अपर्दन चक्र के वक्र का निर्देशन किया गया है इन लक्षणों को दर्शाता है। सही कोड का चयन करना है। 3 और 4 सही हैं। बी स्थिति में अपर्दन की अपेक्षा अधिक उत्थान होता है और ई स्थिति में डी की अपेक्षा उच्च अपर्दन होता है। ए स्थिति में केवल उत्थान नहीं होता, इसमें उत्थान और अपर्दन दोनों होते हैं। ए स्थिति में बी की अपेक्षा निम्न उत्थान दर है, इसमें उत्थान दर सर्वाधिक होती है। पेंक के अनुसार स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल न होकर उत्थान की दर तथा अपर्दन एवं पदार्थों के विस्थापन की दर के बीच के अनुपात का प्रतिफल होता है। पेंक ने माना कि प्रारंभ में उत्थान मंद गति से होता है तथा इस उत्थान की अवधि लंबी होती है। इसके बाद त्वरित गति से तथा बाद में समान दर से उत्थान होता है। अंत में घटती दर से उत्थान होता है और अंततः उत्थान समाप्त हो जाता है। पेंक के अपर्दन चक्र में इट्विकुलुंग शब्द का क्या अर्थ होता है? विकास। इस तरह पेंक ने तरुण, प्रौढ़ और जीर्णावस्था के स्थान पर उन्होंने अपहस्तिजिंडे इंट्विकुलुंग अर्थात बढ़ती दर से विकास, ग्लीक फर्मिंग इंट्विकुलुंग समान दर से विकास एवं अपहस्तिजिंडे इंट्विकुलुंग घटती दर से विकास नामावली का प्रयोग किया। अपर्दन का सामान्य चक्र संबंधित है नदी अपर्दन से।